आज शाम को कांग्रेस पार्टी ने अपने दिल्ली हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनके प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता पवन खेरा एवं सुप्रिया श्रीनेत, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी विदेशी जासूसों के सहायता से देश में चुनावी प्रक्रिया को बाधित कर रही है, एक तरह से उसको हाईजैक कर रही है और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार चला रही है। खास करके राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार चला रही है और राहुल गांधी का जो कैरेक्टर एसोसिएशन कर रही है। कोई भी मतलब नहीं है। इसमें हमारा देश के महत्वपूर्ण लोगों का डेटा आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उस डेटा को एक विदेशी कंपनी के हाथ में सुपुर्द करके। अब राहुल जी का फोन पेगासस में था, या और बड़े उनके अपने मंत्रियों का, अश्विनी वैष्णव का भी शायद उसमें नाम आता है। इन सबका आपने डेटा भी विदेशी कंपनी को दे दिया। आप सोचिए कि किस स्तर पर रूलिंग पार्टी इस देश की किस स्तर पर गिरकर राजनीति खेलती है। एम्स तो बना नहीं पाए, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका नाम एम्स है, एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशंस। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। हम तो एम्स बना बना के खुश होते थे कि हमने एम्स बना दिए पूरे देश में। ये मोदी जी की सरकार इजराइल के साथ मिलकर एडवांस्ड इंपैक्ट मीडिया सॉल्यूशन एम्स लाई है। इसका अर्थ यह है कि हम सब के फोन्स हैक करना, या हम सबको इतनी गलत सूचना भर देना समाज में कि समाज को मालूम ही नहीं पड़े कि सच क्या है, गलत क्या है। अफवाहों का एक तरह से तकनीकीकरण कर देना। जो संघ जाना जाता है अफवाहों का, उनका ताकत ही अफवाहों से आती है। अब उस संघ की सरकार के हाथ में तकनीक आ गई है कि अफवाहों का कैसे तकनीकीकरण हो जाए और कैसे अफवाहें एक क्लिक में पूरे देश में फैल जाएं और लोग उसको सच मानने लगे। और उसका क्या प्रभाव हो सकता है? चुनाव में तो उसका प्रभाव होता ही है, लेकिन सामाजिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने में उसका किस तरह का दुरुपयोग होता है। दरअसल ऐसा कैसे है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाती है जिनके ऊपर इस देश के लोगों का भरोसा नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं एक उदाह उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर आपके पड़ोस में कोई चोर रहता हो, जो कुख्यात हो चोरी के लिए, और कल वह कहे कि अरे हम दूसरे व्यक्ति को, जो एक भला व्यक्ति है, उसको कहे कि अरे मैं कल इसको चोरी करते हुए देखा हूँ, ये कल चोरी कर रहा था, तो आपको भरोसा होगा कि एक कुख्यात चोर एक भला व्यक्ति को कह रहा है कि यह चोर है, मैं इसको देखा हूँ कल चोरी करते हुए, जो कहने वाला खुद ही एक कुख्यात चोर है, तो आप क्या समझेंगे कि नहीं, ये झूठ बोल रहा होगा और वो ऐसा इसलिए कर रहा होगा कि हो सकता है कि चोरी ये कर रहा हो और वो भला व्यक्ति इसको देख लिया होगा चोरी करते हुए, इसलिए यह उल्टा उसका नाम लगा रहा है कि चोरी वो कर रहा था और मैंने देखा। तो दरअसल यही हाल इस टाइम कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दों को उठाती जरूर है, लेकिन इस देश के जनमानस का एक ऐसा सोच हो गया है, वो इस तरह से सोचने लगा है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी मुद्दे को उठाता है तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं वो फर्जी मुद्दा होगा, उस मुद्दे में कोई जान नहीं होगी। इसका कारण है, दरअसल 2014 के चुनाव के बाद से अगर आप कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक क्रियाकलापों को देखिए तो समझ में आता है कि राजनीतिक पार्टी हर एक चुनाव से पहले, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, हर एक चुनाव से पहले एक ऐसा विदेशी एजेंडा सेट करता है, एक ऐसी विदेशी रिपोर्ट आ जाती है। ये भी संयोग है कि इस देश में अब हर चुनाव से पहले एक एक दो विदेशी रिपोर्ट ऐसे आ ही जाती है इस देश में, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक चमकाने की कोशिश करती है। क्योंकि आप 2019 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। लोकसभा चुनाव से शायद 1 साल पहले जो राफेल डील हुआ था भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में, उससे जुड़ी हुई एक खबर छपी थी
फ्रांस में ही शायद या किसी अखबार में, विदेशी अखबार में ही छपी थी कि इस डील में घोटाला हुआ है, इस डील में कुछ गड़बड़ी है। उस रिपोर्ट को लेकर, उसके वजह से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में किस तरह की राजनीति किया था, कितनी नीचता की हद पार कर दी थी कि जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारा दिया था और जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगना पड़ा था। राहुल गांधी चौकीदार चोर वाले शब्द पे सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांग चुके हैं बिना शर्त। उसमें क्या हुआ, इतना सारा बवाल करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से जांच हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दिया कि इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लोग समझ गए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठाती है उसमें कितना जान होता है और कितनी सच्चाई होता है। दरअसल सच्चाई में और कांग्रेस पार्टी के मुद्दों में उतना ही फासला होता है जितने दो नदी के दोनों किनार में होता है। उसके बाद इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पेगासस का मुद्दा लाया। पेगासस के मुद्दे में क्या हुआ, कितना बवाल काटा गया और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के तमाम विपक्षी दल पेगासस के मुद्दे पे कितना बवाल काटा, कितने दिन इस देश का सांसद नहीं चलने दिया, उससे कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ इस देश को। और आखिर में उस पेगासस मुद्दे में क्या निकला, सुप्रीम कोर्ट की द्वारा जांच कमेटी ने जांच किया और उसके बाद रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि जितने भी फोन जमा किए गए, ये अलग बात है कि जितने भी राजनेता ने आरोप लगाया था, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, और भी जितने लोग, बिहार के मनोज झा हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, उन्होंने, उनमें से किसी भी नेता ने अपना फोन नहीं दिया था चेक करने के लिए। और जितने भी फोन मिल पाए थे जांच कमेटी को चेक करने के लिए, उसमें से किसी भी फोन में पेगासस नाम का कोई मालवेयर, कोई वायरस नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी कह दी। जनता ने फिर से क्या समझा कि ऐसे फर्जी मुद्दों को अगर कांग्रेस उठा रही तो जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस का हित इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को उठाती है। अब क्या हुआ है, अब जब 2024 का अगला लोकसभा चुनाव आने वाला है तो ठीक अब एक से सवा साल बचा हुआ है। उससे पहले हिडनबर्ग नामक एक तथाकथित रिपोर्ट फिर से आ गई भारत में, और वो किसके खिलाफ आई, वह भारत के उस सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ आए जिस उद्योगपति ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में अपने काम, अपने क्रियाकलापों से, अपने बिजनेस के द्वारा भारत के नामों को रोशन कर रहे हैं। उसके खिलाफ हिडनबर्ग नामक एक तथाकथित रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कई दिनों तक अभी सांसद नहीं चलने दिया है एवं बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अलूल जलूल जो मन में आ रहा है वो बक रहा है। उस अडानी के खिलाफ लोकसभा के अंदर बैठ के खड़े होकर राहुल गांधी ने किस तरह से झूठा नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया। इस देश का इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होगा कि कोई सांसद लोकसभा के फ्लोर पे खड़े होके और बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है, तथ्य से बिल्कुल दूर दूर तक उनकी बातों का कोई लेना देना नहीं था। जिस मामले में राहुल गांधी के ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला भी चल रहा है, उसका भी जवाब कल उन्होंने दिया है। अब आगे देखते हैं कि उसके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर क्या होता है। पर अभी हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। अब जैसे जैसे हिडनबर्ग का मामला ठंडा पड़ने लगा है तो एक और मामला आज कांग्रेस पार्टी ने कहीं से ढूंढ के लाया है, वो भी विदेशी पत्रकार के एक बात को, एक लेख के ऊपर फिर से आज इस देश में हंगामा होना शुरू हो गया है। और उसी के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनके प्रवक्ता पवन खेरा और सुप्रिया श्रीनेत ने, और उन्होंने क्या कहा,
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र और पवन खेरा ने दावा किया कि पीएम मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वह चुनाव जीतने के लिए इजरायल की एजेंसी की मदद से देश में चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। और यह रिपोर्ट कब आई है? टाइमिंग को आप समझिए। यह रिपोर्ट जब आई है जब इस देश की सरकार उस तथाकथित बीबीसी नामक जहरीली संस्था के ऊपर कार्रवाई कर रही है आज 3 दिनों से, तब आई है ये खबर। तो आप इनके टाइमिंग को देखिए किस तरह से बीबीसी के पक्ष में ये तमाम कांग्रेस पार्टी सहित तो तमाम विपक्षी दल जिसका हित जुड़ा हुआ है बीबीसी से, जो इस भारत को अहित करना चाहते हैं, अहित पहुंचाना चाहते हैं, वो किस तरह से उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। ये वही बीबीसी है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अपने शासन टाइम में 2-2 साल के लिए बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया था। बीबीसी के पे कई बार प्रतिबंध लगा दिए थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है 1978 में जिनके 40 सांसदों ने लिखित में दिया था लोकसभा में कि बीबीसी एक भारत विरोधी संस्था है जिसे पूर्ण रूप से भारत में प्रतिबंध कर देना चाहिए, उनके भारत में कार्य क्रियाकलापों पे बैन कर देना चाहिए। और उस पार्टी के नेता आज किस तरह से बीबीसी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। और आज फिर से इन्होंने इस तथाकथित रिपोर्ट के बहाने भारत और इजराइल के जो बीच में जो एक अच्छी साझेदारी चल रही है रक्षा क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, उसको कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाने का कोशिश किया है। और दरअसल ये सब क्यों कर रहा है? भारत इजराइल से अगर अच्छी दोस्ती होती है, अच्छा व्यापार होता है, अच्छा रक्षा सौदे का व्यापार होता है, तो इससे दिक्कत किसको हो रही है? इससे दिक्कत चीन को हो रही है। और कहीं ना कहीं चीन अपने फायदे के लिए आज इस देश के बहुत से विपक्षी पार्टी एवं उनके नेताओं को कठपुतली बना के उपयोग कर रही है और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के अपने देश के बिजनेसमैनों एवं सरकार के खिलाफ उनको हथियार की तरह उन्हीं के देश में यूज कर रही है और ये सब यूज हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी चुनाव को प्रभावित करने के लिए इजराइल की एजेंसी की मदद ले रहे हैं। पवन खेरा ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और वह देश के लोकतंत्र के खिलाफ सरकार में बैठकर दूसरे देश से मिलकर देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। शायद ये लोग भूल गए कि ये तो तथाकथित रिपोर्ट के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहा है, जबकि इस देश के लोगों ने देखा होगा कि 2015 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी का नेता पाकिस्तान सरकार से एवं उस तथाकथित आतंकवादी संगठनों से मदद मांग रहे थे, मणिशंकर अय्यर, कि मोदी को हटाने में आप हमारी मदद कीजिए। हमारा और आपका दुश्मन एक ही है, वो है मोदी। और मोदी कौन है? मोदी कोई एक व्यक्ति नहीं है। मोदी इस देश की 140 करोड़ जनता का एक प्रतिनिधि है। मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है जिसको लोगों ने पूर्ण बहुमत देकर चुना है। उसको हटाने के लिए ये उस पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मांग रहे थे, कटोरा लेके भीख मांग रहे थे, जिसका हालात आज ऐसा हो गया कि उसको कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं और भूखा मर रहे हैं वहाँ के लोग। आटे चावल के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं रोडों पे। और यह आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पे कि मोदी सरकार विदेशी एजेंसियों से मिलके भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है। तो इनके उठाए हुए मुद्दे पे लोग कितना भरोसा कर पाएंगे और क्यों भरोसा करें? भरोसा उन लोगों के ऊपर किया जाता है, उन पार्टियों के ऊपर किया जाता है, उस नेता के ऊपर किया जाता है जिसका कहीं ना कहीं लोगों के प्रति कोई जिम्मेवारी होती है। आप देखिए, राहुल गांधी के लिए लोग इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में इतना बड़ा यात्रा चला गया, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए, किस कारण से? वो ऐसा तो नहीं कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी, चाहे कोई कितना भी कहे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी। इस देश में कोई भी नेता कोई भी काम करता है तो उसका सीधा-सीधा अर्थ होता है कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ही कर रही है। उसे कहीं न कहीं इस काम से लालच है, लोभ है कि आगे चल के हमारी राजनीतिक स्थिति ठीक होगी।
तो इतना बड़ा आयोजन करने के बाद, इतना बड़ा यात्रा करने के बाद, इस देश में लगभग इस साल में 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से 3 राज्यों का चुनाव अभी-अभी है, 1 डेढ़ महीने के अंदर में, जिसमें से 1 राज्य का चुनाव कल संपन्न हो गया। जिन 3 राज्यों का चुनाव है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड का, उसमें से 1 राज्य त्रिपुरा का चुनाव कल 16 फरवरी को संपन्न हो गया। और आप राहुल गांधी राजनीति को लेके कितना सीरियस हैं, वो भारतीय राजनीति में कितना रुचि दिखाते हैं, इस बात से आप समझ सकते हैं कि त्रिपुरा का चुनाव कल खत्म हो गया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता त्रिपुरा में अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में एक चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए। जिस पार्टी का कोई बड़ा नेता एक पूर्वोत्तर के राज्य में प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, उसको अछूत मान रहे हैं, उस पार्टी का प्रवक्ता क्या कह रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि नागालैंड के विकास पर बीजेपी के ऊंचे दावों को जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है और यह पूर्वोत्तर राज्य अब भी व्यापक बेरोजगारी के अलावा अच्छी सड़कें, बिजली और पानी की आपूर्ति की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य के 2 बड़े शहर दीमापुर और कोहिमा अब भी अनियमित बिजली, जलापूर्ति और खराब सड़कों से जूझ रहा है, जिससे राज्य के बाकी शहरों की स्थिति और भी खराब है और युवाओं के पास रोजगार नहीं है। दरअसल चुनाव आज कल संपन्न हुआ है त्रिपुरा में, और यह बात कह रहे हैं नागालैंड के लिए। पहले त्रिपुरा की बात तो बताइए लोगों को कि जो 5 साल पिछली सरकारें रही, उसने त्रिपुरा में कुछ किया है कि नहीं किया है? और यह लोग बिजली और पानी पे बात करते हैं, तो दरअसल ये लोग जिस चीज पे बात करते हैं, लोग समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इनका बात फर्जी है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आज भारत सरकार के अनुसार भारत के हर एक गांव में बिजली पहुंच चुकी है, और हो सकता है कोई दूर दराज का इलाका होगा जहां नहीं पहुंचा होगा, तो वहां भी पहुंच जाएगी। पर यह बात कौन कह रहा है? जिनके 14-10 साल के शासन में, ये तो पूर्वोत्तर का बहुत दूर दराज का सुदूर एरिया है, उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं पहुंची थी। पानी तो बहुत दूर की बात है, पानी तो अभी भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हर जगह, बहुत सी जगह पहुंची है, लेकिन हर जगह अभी भी नहीं पहुंच पाई है। लेकिन बिजली तो अधिकतर गांवों में नहीं थी। हम लोगों के गांव में खुद ही हम लोग ये सोचते थे कि हमारे मोहल्ले में कब बिजली आएगी और कैसे आएगी। लेकिन इस सरकार के बनने के बाद मोहल्लों तो छोड़िए, आज हर एक खेतों में बिजली का खंभा और बिजली का बोर्ड लगा हुआ है। आप चाहे तो खेत में भी बिजली का यूज कर सकते हैं। घर मोहल्ले में, रहायशी इलाका में छोड़िए, खेती के लिए जो कृषि योग्य भूमि है, जो खेत है जिसमें कृषि उपज होती है, उस खेतों तक में बिजली और बिजली का खंभा लगे हुए हैं, और वहां भी लोग काम कर रहे हैं बिजली से। तो इसलिए दरअसल कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुद्दे में लोगों को सच्चाई नहीं दिखती है। और जिस हिडनबर्ग के मामले पे यह कांग्रेस पार्टी मोर की तरह नाच रही थी, उनका आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बनाती है, तो उस जांच कमेटी की रिपोर्ट भी अडानी समूह के पक्ष में आएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि फिर से ही कांग्रेसी माफी मांगेंगे। और ना मांगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका माफी मांगना और ना मांगना दोनों बराबर है। इसलिए यह पार्टी शायद अब इस देश के मिजाज को समझना और जानना नहीं चाहती है कि इस देश का जो आम नागरिक है, आम जनता है, उसका असली मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के ऊपर इस देश का जनता आपका साथ देगी, और किन मुद्दों के ऊपर इस देश का जनता आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगी। चाहे आप कितना भी शोर कर लीजिए, कितना भी रोड पे हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये देश, इस देश का लोग आपके शासन व्यवस्था को देख चुकी है, जान चुकी है, और आप कितनी भी अब झूठ बोल लीजिए, कितना भी आप दिखावा कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।